नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय साथी। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और सभी स्टूडेंट ने मुझे बहुत कॉल कर दिया कि नहीं सर, हिंदी का एक भी आप क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, कैसे होगा, प्लीज हम लोगों का मदद करें। अभी तक कॉल आते हैं, 12 बजे तक भी अभी भी एक किन्हीं का कॉल आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का प्रेम है इतना जो हम पर विश्वास करते हैं। मैं हिंदी तो उतना नहीं पढ़ाता, लेकिन उन लोगों का प्यार है जो उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा शायद वो आ जाएगा, और इसी कारण से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कुछ मॉडल सेट लेकर के, और जो समुद्रन आता है ना वो वाला, और शर्मा मोर्से, मैंने दोनों को अच्छा से अध्ययन करके और एक प्रयास किया है कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताने के लिए। आप उन्हें एक बार पढ़ लें ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। हो सकता है ये क्वेश्चन भिड़े, हो सकता है नहीं भी भिड़े, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, ये है ना। तो जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा रहता है पैसेज। आप लोग भी जानते हैं कि पहला नंबर प्रश्न उत्तर में हम लोगों का पैराग्राफ रहता है ना। तो वो पैसेज जो है सो आपको बताते हैं कि आप लोग इस बार का जो पैसेज रहेगा, एक सेकेंड, मैं आप लोगों का ज्यादा चांसेस है, जो पहला 1 से लेके 4 तक जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो मेरे गधान से होते हैं। और इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेट समुद्रन से, ठीक है, सेट 3 और 5 वाला पढ़ लीजिएगा समुद्रन से, ठीक है। समुद्रन से आप पढ़ के जाइएगा सेट 3 और 5 का 2025 का समुद्रन से आप पढ़ के जाइएगा। मैं उतना तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ कुछ इसके पढ़ करके और आपको जवाब दे देता हूँ, ताकि अगर आप लोग वहाँ किताब लेके ना जाएं और बाय चांस ये वीडियो आपको एट टाइम वहाँ पे मिले तो आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो जैसे कि ये सेट 3 का मैं पढ़ ले रहा हूँ, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमें बताएं। नेक्स्ट ये वीडियो में काफी व्यूज जाएंगे ताकि हम खुश हो सकें, तो मैं जरूर फिर से अगले सब्जेक्ट का वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। कह रहा है भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, इसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों की अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदल कर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे, और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों के देश कहलाता रहा। विश्व के, आज भी कहलाते हैं, ऐसा बात नहीं है, आज भी देखिए महाकुंभ लगा हुआ है ना। तो विश्व के मानव जीवन उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासी पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज की सैर सुविधा मिलने के बाद भी पैदल जाने वाली तीर्थ यात्राएं होती ही रही है। अभी भी हम लोग जाते हैं, बोल रहे है ना, पैदल ही जाते हैं। 5 नक्षत्रों वाले होटल में साबरमती की सुविधाएं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वादन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासी को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, कह रहा है भारतवर्ष कैसा देश है, तो इसका आंसर जो है वह बहुत पुराना है, ठीक है। तीसरा नंबर जो बहुत पुराना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन देश ऋषि मुनि का देश कहलाता रहा, तो वो हम लोगों का भारत देश है। साबरमती का अर्थ क्या है? खुला स्नान, नदी स्नान, समुद्र स्नान, झरना स्नान। तो झरना स्नान को कहते हैं हम लोग साबरमती, है ना। भारतवासी किस पर डटे रहे? पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे।
तो ये तो हुआ सेट 3 का। एक सेट 5 का जो है इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे करके, क्योंकि हम पढ़ देते हैं, है ना। इसमें अब कह रहा है, हम साहित्य को समाज के दर्पण इसलिए कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों की प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य की एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथ्य की पुष्टि करता है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप का अंतर देखा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट गद्यांश है, आप इस पर भी ध्यान दें एक बार, है ना। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, तो दर्पण कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो साहित्य है इसका आंसर। साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, जातीय। साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है, तो इनमें से सभी। ये 4 प्रश्न हो गए, तो पहला से लेके 4 तक आपको बता दिया गया है। अब 5 से लेके 8 तक, है ना, 4 प्रश्न जो है सो गद्यांश के होते हैं। आप लोग भी जानते हैं, सॉरी, काव्यांश के होते हैं, काव्यांश, है ना। और काव्यांश जो है वह आप लोग पढ़ लीजिएगा 2025 का सेट 5, 2000 से समुद्रन से ही, ठीक है। समुद्रन 2025 का सेट 5 का, है ना। और एक और काव्यांश पढ़ लीजिएगा जो है शर्मा मोर से। मैं उसका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कीजिएगा तो ठीक है, नहीं ना, क्वेश्चन आंसर मैं बता दे रहा हूँ। शर्मा मोर से पेज नंबर 35 का, है ना, वो पढ़ लीजिएगा। ये दोनों का मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे इसका है कि पदांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है, तो जो बाधाओं से घबराते नहीं है उस व्यक्ति के द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दुख आने पर कौन घबराते हैं, दुख आने पर जो मेहनती नहीं करने वाले होते हैं वो घबराते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं, तो समय आने पर शेर का भी सामना कर लेते हैं परिश्रमी लोग, है ना। वीर शब्द का विलोम क्या होता है, वीर शब्द का विलोम कायर होता है। तो ये हो गया। एक शर्मा मोर से भी है, मैं शर्मा मोर से भी आपको पढ़ के दिखला देता हूँ और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं बतला देता हूँ, ठीक है, शर्मा मोर का भी। तो आप लोग अगर नहीं भी लिए हैं तो भी आप लोगों को क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूँ। वो गद्यांश जो फर्स्ट में ही है पेज नंबर 35 में, उसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे ये 4 तक रहेगा, तो 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, तो उस तरह से किसके आने पर भयभीत न होंगे, तो विघ्नों के दल चढ़ आने पर भयभीत हम लोगों को नहीं होंगे, है ना। इसका आंसर कह रहा है भारतवासी किसकी खातिर ग्रहित क्रम नहीं करेंगे, ग्रहित क्रम, सॉरी, क्षुद्र स्वार्थ के कारण कवि क्या आशा करता है, तो इसका आंसर है भारतवासी किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, इसकी आशा कवि करते हैं, है ना। भारत माता हमें क्या देती है, खाने की विविध वस्तुएं देती है, ठीक है। ये 8 हो गया। अब 9वां में जो है सो संक्रमक आक्रमक से पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, आप लोग 5 में से कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे हो सकता है पूछा जाएगा कि माँ भोजन बना रही है, इसमें से कौन सा क्रिया भेद है, तो संक्रमक है ना।
और बहुत सारे हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य शेष आश्रित उपवाक्य है, तो उपवाक्य नेक्स्ट में है, लेकिन सक्रमक और आक्रमक इसमें मेनली ज्यादा रहेगा। तो जैसे सक्रमक आक्रमक आप इसमें देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है मैक्सिमम में, तो सक्रमक आक्रमक पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, सक्रमक किसे कहते हैं, आक्रमक किसे कहते हैं, वो चीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये छाटने के लिए भी दे सकता है। 9वां और 10वां में यही रहेगा, 9वां और 10वां में क्रियाभेद और सक्रमक आक्रमक क्रियाभेद ये सब रहेगा। ठीक है, अब मिश्र वाक्य रहेगा। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में एक बार आप पढ़ लें, है ना। तो जैसे कि रहेगा कि वाच्य भी हो सकता है, रहेगा इसमें वाच्य, मिश्र वाक्य, ये सब। जैसे अब चला जाए, कौन सा वाच्य है, तो अब चला जाए जो है तो भाव वाच्य है, ये भाव प्रदर्शित करता है ना, तो ये हो सकता है। और पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये कौन सा होगा, तो कर्म वाच्य होगा। और जैसे फिर कह देगा कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य है, ये तो ये आश्रित हो गया, ये 11वां नंबर में है ना। 12वां नंबर में कह रहा है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, तो यह उपवाक्य है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि एक सेकेंड, हाँ 13वां नंबर में इसी तरह से पूछा जा सकता है। 13वां नंबर, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हमने छाटा है। ठीक है, 13वां नंबर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि किसी पर, जैसे हमें अपनी सभ्यता पर, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर, और तो इसमें और भरेंगे, अव्यय को पद को चुनना है ना। और यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, कौन सा वाक्य है, तो उपवाक्य वाक्य है ना। ये सब क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान दें, है ना। बोधा का क्या अर्थ होता है, तो बोधा का अर्थ होता है क्रम और बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, सॉरी कम बुद्धि वाला होता है। तो ये आपका हो गया। अब मान लीजिए फिर भाववाच्य से, या ये वाच्य से जरूर क्वेश्चन रहेगा, एक वाच्य है और समास, ये दोनों से जरूर क्वेश्चन रहेगा 15-16 में। ठीक है, वाच्य और समास से, तो आप लोग इसको पढ़ लें। 15-16 से वाच्य और समास से जरूर क्वेश्चन रहेगा, ये श्योर है। ठीक है, अब उसके बाद गद्यांश आपका ऊपर दिया हुआ रहेगा, और गद्यांश को पढ़ करके 17-18, यानी 2 नंबर, ये 2 क्वेश्चन जो है सो 17 और 18 ये गद्यांश से दिया हुआ रहेगा, और आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं बताते जाऊंगा। उसके बाद काव्यांश रहेगा जो 19-20, 19-20 में भी काव्यांश रहेगा, इसका भी आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, 19-20, तो 19-20 में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी छोटा सा काव्यांश है, ये सब आप वहीं पे पढ़ लीजिएगा, कोई भी तो निकल जाएगा। हम समय ना ले रहे हैं क्योंकि आपको बहुत जल्द समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन को समझाना है, हम बता देंगे, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। ये 19-20 तक तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे सपोज दैट बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, तो बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, कबीरदास को साहब कहते थे, है ना। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, तो बालाजी मंदिर में जाया करते थे, है ना। बालक और बालाजी, ये समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। फिर सपोज कीजिए कि अब पूछ दिया कि माँ बच्चे को क्या कराती रही, तो माँ बच्चे को मधुपर्क कराती रही। और
बूढ़ा मरियल का आदमी कौन था? कैप्टन चश्मा वाला। अब लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया? तो लेखक ने खीरा खाने से इसलिए किया, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु उन्होंने इनकार किया, है ना। बाल गोविंद भगत की कितने वर्ष थे जब वो लिखे थे? तो वो 60 वर्ष के थे, है ना, वो 60 वर्ष के थे। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक होता है? विचार भी आवश्यक होता है, पात्र भी आवश्यक होता है, घटना भी आवश्यक होता है। ये तीनों चीज आवश्यक होता है, तीन में से सभी आवश्यक होते हैं। ठीक है। अब आ जाइए। हाँ, कह रहा है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो श्री राम 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 परशुराम संवाद नहीं था, लक्ष्मण परशुराम इस तरह से था कुछ ये चैप्टर। क्योंकि ये बुक हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमको बोला गया है तो हम इसलिए थोड़ा सा मदद करने का प्रयास किए हैं। तो उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, है ना। और तो ये आपका 25वां नंबर तक आपका क्वेश्चन रहेगा, 25वां नंबर 26वां नंबर में। और 26वां नंबर में रहेगा उद्धव जी वाला, है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि गोपियों ने करुई ककरी के समान किसको बताया? योग संदेश को उन्होंने करुई ककरी के समान को बताया, है ना। और ये भी हो सकता है कि महिप कुमार किसे कहा गया? तो महिप कुमार लक्ष्मण जी को कहा गया था उसमें, है ना। और उसके बाद फिर से और आगे हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो मनु भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था। 27वां नंबर क्वेश्चन जो है सो रहेगा इस टाइप से, सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? सूरदास की काव्य भाषा क्या है बताइए आपको? तो इसका वज्र भाषा है सूरदास का। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? कवि के अनुसार छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति, है ना। अब उसके बाद 28वां नंबर में संगतकार किसे कहा गया है? 28वां नंबर में कह रहा है कि संगतकार किसे कहा गया है? तो संगतकार कहा गया है मुख्य गायक का साथ देने वाले को संगतकार कहा गया है। और ये भी हो सकता है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एक टक निहार रहा है? तो शिशु, एक छोटा सा जो बच्चा था वो निहार रहा था, है ना। अब उसके बाद रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो इंग्लैंड की रानी थी। 29वां नंबर में इस टाइप का पूछ सकता है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? ये भी पूछ सकता है। तारकेश्वर नाथ हम लोग बोलते थे उसको, है ना, भोलानाथ को तारकेश्वर नाथ। अब मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता? ये तो आप लोग जानते ही हैं, अजमेर में, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की थी? तो इंग्लैंड की थी। भोलानाथ की का वास्तविक नाम क्या था? क्या हम लोग करके पुकारते थे उसको? तारकेश्वर नाथ। ये भी हो गया, है ना, इस टाइप का। अब एक जो है सो मतलब गद्यांश टाइप से ही दिया हुआ रहेगा। पदांश टाइप से, मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा पूरा पैराग्राफ, और उसको देख देख के आपको 31 से लेके 38 तक, 31 से लेके 38 तक पढ़ करके और ये आपको बनाना होगा, है ना। तो ये आप लोग देखिए, इसमें से आप लोग अपने से वहां पढ़िएगा ना तो 31 से 38 तक समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं, अभी पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये किस प्रकार से है, मिलता है या नहीं मिलता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, 31 से 38 तक जो भी है वो क्वेश्चन अगर हमें समझ में आता है तो हम एक बार देख लेते हैं पांचों सेट, और पांचों सेट में आपको बतला देते हैं कि वो क्या रहेगा।
एक सेकंड आप हमें 1 मिनट का समय दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन छाट सके, है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, ये सेट 5 का ही 31 से 38 खंड बी वाला, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप उन्हें ध्यान से पढ़ लें। और एक और है, ये सेट 4 का 31 से 38 वाला जो क्वेश्चन है वो हंसी और भीतरी आनंद बाहरी चीन वाला, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। ये दो वो पढ़ लें, दो में से हो सकता है एक आ जाए, है ना, तो आप जरूर पढ़ लें इसे। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है, ये 31 से 38 तक रहेगा, या फिर ये वाला हंसी भीतरी आनंद के बाहरी चिन्ह है, ये वाला, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसके क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं हम कि 31 नंबर में कि हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है, और इसी या तो ये हो सकता है, या तो फिर जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है, ये हो सकता है, ठीक है। पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया, ये हो सकता है, या फिर प्रकृति के अतरंग भाव से क्या तात्पर्य है, ये भी हो सकता है ना। तो इसके जो हैं आप टोटल 38 क्वेश्चन जो है, सो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और क्योंकि ये अभी 12:30 बज रहा है, 1 बजने वाला है, और अब हमको बहुत जल्दी कार्य भी करना है, सोना भी है, ताकि हम कल सेंटर पर जाए। बहुत लोगों ने कहा है, कोई डोंगोडी से फोन किए हैं, कोई देवीपुर से फोन किए हैं, कोई फुलवरिया से फोन किए हैं, कोई कोडरमा से, तिलैया से, तो कोई अम्बाडी से, कोई लोहा नवाडी से, मरकच्चो से, ब्लॉक पर से, बहुत जगह से फोन आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये कार्य किया, बनाना पड़ा। नहीं तो अभी हमको बहुत थोड़ा सा वर्क है स्कूल को लेकर के, तो नहीं करते। बट चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिए ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। तो 31 से 38 तक तो आप लोग का बन जाएगा ये पैसेज पढ़ करके, ठीक है। अब 39वां नंबर में जो सेक्शन सी रहेगा, वो देखिए इसमें से ना प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होते हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होते हैं, और किन्हीं 6 प्रश्न को का ही उत्तर देना है, किन्हीं मात्र 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो हम बताते हैं, इसमें से देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा रहेगा। ये आपका समय कुछ तो लगेगा, क्योंकि अचानक हमको सब कोई बोलने लगे कि नहीं नहीं सर थोड़ा सा प्रयास कीजिए, तो हम लोग चलिए, बहुत ज्यादा नहीं तो मन बना लिए थे, अचानक बहुत ज्यादा फोन आने लगे, तब हमने कहा कि अब तो शायद नहीं अच्छा रहेगा सबको नाराज करना। एक पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये सेट 4 का 39वां नंबर क्वेश्चन है ना, सेट 4 का 39वां नंबर क्वेश्चन, और 40वां नंबर क्वेश्चन, 39वां और 40वां, इसमें से कोई एक रहेगा, ठीक है। 39वां, तो ये पढ़ लीजिएगा। 40वां इम्पोर्टेंट है, सेट सुमुद्रन का ही, सेट 4 का ये, जैसे इसमें दिया हुआ है 39वां में कि भगत के व्यक्तिगत व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें, ठीक है। और 40वां में है बिना विचार और घटना पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और 40वां में हमने देखा, 40वां 41वां 42वां सारे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान के बारे में आ सकता है, तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में जरूर आएगा, क्योंकि
एक बहुत अच्छे वो वादन करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में जरूर आएगा, उनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से ये भी जैसे कि पूछा जा सकता है, हम बताते चलते हैं कुछ। इस जैसे एक क्वेश्चन है कि इस आत्मकथ में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो देखिए इसमें था कि लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे, वे रसोई का भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई को इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। वो इससे समय की बर्बादी मानते थे, इसीलिए उनको हमेशा भटियार खाने से दूर रहने के लिए कहते थे, ठीक है। तो ये हो सकता है आने का ज्यादा चांसेस है। और एक ये भी हो सकता है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण देखिए ये तो हम लोग महाभारत में सॉरी रामायण में हम लोग देखे भी हैं और इसीलिए हमको याद है, हम तो पढ़ाते नहीं है बट याद है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। का वीर योद्धा मातृभूमि में करनी करके दिखाते हैं, पहला है ना। वे अपने वीरता पूर्ण कार्यों का अपना परिचय देते हैं। दूसरा, वीर योद्धा अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते। वीर योद्धा धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। ये सब उन्होंने ये परशुराम जी को बताया था, है ना, जब उनके बीच में लड़ाई हुई थी तो, ठीक है। तो ये सब होते हैं। और उद्धव जी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, वो जरूर आएगा। उद्धव और कृष्ण वाले के बारे में, उद्धव के व्यवहार के बारे में आ सकता है, या उद्धव और ये गोपियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ था, ये बात आ सकती है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, और भोलानाथ के बारे में कि आपके विचार से भोलानाथ अपनी साथियों को देख करके शिक्षकों क्यों भूल जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक दो मैं बतला दे रहा हूँ, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों था, ये है ना, ये आप लोग लिख लीजिएगा पहला। तो बाल गोविंद भगत का दिनचर्या का अचरज का कारण बहुत हैरत अंगेज करने वाला था। वो बहुत ऐसे ऐसे कार्य करते थे, वो आप लोग तो जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, तो हम भी बहुत पहले पढ़े थे, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक निबंध लिखने आएगा, तो निबंध लिखने के लिए देखिए, मेरा राज्य झारखंड, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा राज्य झारखंड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, और हम लोग देख सकते हैं कि और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है, ठीक है, निबंध लिखने के लिए। तो निबंध लिखने के लिए वो आ सकता है। और, और, और ये 50वां नंबर में आएगा, याद रखिएगा, है ना। बेरोजगारी की समस्या भी आ सकता है और वन संरक्षण भी आ सकता है। ये देखिए ये दिया हुआ है सेट 5 में 50वां नंबर में, वन संरक्षण, है ना, बेरोजगारी की समस्या, ये सब, ये दो। और एक मेरा राज्य झारखंड, अभी चूंकि हेमंत सोरेन है और उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, तो ये मे भी पॉसिबल है कि ये बहुत ज्यादा आ जाए, है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और एक लेटर भी आ सकता है, ठीक है, तो वो लेटर दोस्त के पास या माता पिता के पास, इस टाइप का कोई भी हो सकता है। और बाकी एडवर्टाइजमेंट तो आप लोग करने जानते ही हैं, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए समाप्त। 52 का क्वेश्चन में से आप लोग बताइएगा कि कल का एग्जाम कैसा गया था, कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।